स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ वो उतना ही स्कोरिंग है, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। और जिस सेक्शन को अपन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ऐसे भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, विच इज बेसिकली बिलोंग्स टू 11th एनसीईआरटी पार्ट सेकंड। जो सेक्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो 11th एनसीईआरटी का पार्ट 2 आता है, जिसमें बेसिकली हमें तीन सेक्शन मतलब तीन पार्ट में डिवाइड करके उसको पढ़ना है। पहला सेक्शन आता है ऑसिलेशंस एंड वेव्स का, जिसको हमने सक्सेसफुली विद ऑल कांसेप्ट टेस्ट एंड वर्कशीट्स कंप्लीट किया है। दूसरा सेक्शन जो आज कंप्लीट होने वाला है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन बचता है फ्रॉम 11th एनसीईआरटी पार्ट सेकंड का, दैट इज थर्मल सेक्शन। तो आज फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म करने के बाद फ्रॉम टुमारो वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट न्यू सेक्शन, दैट इज थर्मल सेक्शन। बिफोर दैट कुछ पॉइंट्स जो कितने खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रिमेनिंग है फ्रॉम द सेम सेक्शन फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, इसको अपन फ्लूइड डायनामिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये फ्लूइड डायनामिक्स में हमने अब तक क्या क्या देखा, देखो फ्लूइड में सबसे पहले फ्लूइड का डिस्कशन स्टार्ट किया था हमने बाय द डिस्कशन ऑफ सरफेस टेंशन। सब लोग एक दो मिनट में रिवाइज करो सरफेस टेंशन में क्या क्या था। सबसे पहले कि सरफेस टेंशन क्या है ये समझने के लिए हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस क्यों फॉर्म होते हैं, ये स्टेट्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो वहां पे हमें समझ में आया था कि होता क्या है, बेसिकली हर एक मॉलिक्यूल जो है मैटर का वो नेबरिंग मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स, जिसको बोला गया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर टू मच ट्रिमेंडसली स्ट्रांग है तो वो क्या करेंगे, नेबरिंग मॉलिक्यूल को हिलने नहीं देंगे और वहां पे जो है उस मैटर की एक फिक्स शेप मतलब बनेगी भी और वही फिक्स शेप वो भी करेगा, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, जिसको हमने बोला था एज ए सॉलिड। उसी सॉलिड को अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी कि अगर एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो हमें मालूम है कि वहां पे क्या होता है, उस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन का जो सेपरेशन है वो बढ़ने लगता है। एंड सेपरेशन बढ़ने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच तो रहता है लेकिन वो फिक्स शेप ओबे नहीं कर सकता है, जिसको अपन लिक्विड बोलते हैं। एंड लिक्विड के साथ में अगर हमने और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को नेग्लिजिबल बनाने के लिए एनर्जी सप्लाई की, तो वहां पे क्या होगा, लिक्विड का कन्वर्जन गैसेस में होगा। तो ये सॉलिड लिक्विड गैसेस बेसिकली तीन स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है बाय वर्च्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ओनली। उसके बाद में हमने डिसाइड किया था कि इस सेक्शन में हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि सॉलिड को डिस्कस करने के लिए हमने इलास्टिसिटी वाला अलग से टॉपिक बना के रखा था और उसको पढ़ के कंप्लीट किया था। तो बात बनेगी बस यहाँ पे फ्लूइड की। फ्लूइड में आते दो पार्ट, एक लिक्विड है दूसरा गैसेस है, और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि गैसेस को स्टडी करने के लिए थर्मल सेक्शन में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोल के एक अलग से टॉपिक बना के रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन हमारा चल रहा है वहां पे हम फ्लूइड का डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्लूइड में हमारा बेसिक जो डिस्कशन होगा दैट विल बी रिलेटेड टू लिक्विड्स ओनली। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखे, फिर हमने रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखा, फिर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखा, देन सरफेस फिल्म देखी थी, और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था दैट वाज कांसेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। अब कांसेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी को समझने के लिए हमने क्या किया था कि एक लिक्विड का कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने तीन मॉलिक्यूल को कंसीडर किया था। पहले मॉलिक्यूल ए था जो टॉपमोस्ट लेयर पे था, दूसरा मॉलिक्यूल बी था थोड़ा सा नीचे था, तीसरा मॉलिक्यूल सी था जो बहुत ज्यादा अंदर था लिक्विड के। फिर तीनों के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने के बाद हमें समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल एट सी विल एक्सपीरियंस नो रिजल्टेंट फोर्स बिकॉज फोर्सेस एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन बैलेंसेस द फोर्सेस एक्टिंग ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन मॉलिक्यूल एट ए एंड मॉलिक्यूल एट बी की अगर बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि वाटर के या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के नंबर एयर के मॉलिक्यूल से ज्यादा थे, इसलिए दे एक्सपीरियंसेस नेट डाउनवर्ड फोर्स, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट फोर्स एवरी मॉलिक्यूल ऑन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड टेंड्स टू गो इनसाइड द लिक्विड। और वो अगर इनसाइड द लिक्विड चला जाएगा तो उसका स्पेस वैकेंट हो जाएगा, और उसका वैकेंट स्पेस फिल करने के लिए लिक्विड के दूसरे मॉलिक्यूल को ऊपर भेजा जाता है। इस प्रोसेस में वर्क डन होगा एंड दैट वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड उसी एनर्जी को हम कंसीडर करते हैं एज ए सरफेस एनर्जी। तो ये सरफेस एनर्जी टॉप मोस्ट लेयर जो होगी लिक्विड की उसकी ट्रिमेंडसली मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू अनदर मॉलिक्यूल्स। तो हर एक मॉलिक्यूल की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उस मॉलिक्यूल को क्या करना है, एज अर्ली एज पॉसिबल जो भी सरफेस एनर्जी होगी उसको कम करना है, डिक्रीज करना है, मिनिमाइज करना है। एंड इस सरफेस एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है, वो लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर जो है वो खुद का सरफेस एरिया कम करती है, डिक्रीज करती है।
एंड ये सरफेस एरिया डिक्रीज कराने के लिए क्या होता है, जो लिक्विड की लेयर है इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जैसे कि उसको दोनों तरफ से कोई तो खींच रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, इस तरह की मेम्ब्रेन वहां पे बनती है। एंड उस मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, खींचने के लिए जो फोर्स एक्ट हुआ था पर यूनिट लेंथ, उसको हमने बोला था सरफेस टेंशन, डिनोटेड बाय टी, गिवन बाय टी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल, वेयर एल इज द लेंथ। लेकिन हमें क्या करना है, हर बार वहां पे अगर सोप सॉल्यूशन दिए या फिर जो भी लेंथ है, अगर वायर वगैरह होगा तो हम उसको डबल कर देते थे। सरफेस टेंशन की इंट्रोडक्शन के बाद हमने नेक्स्ट पार्ट देखा था, दैट वाज रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। एंड ये जो रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का पार्ट था, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का पार्ट था, वहां पे हमने देखा कि dw इज इक्वल्स टू होता है t इंटू डी, यानी t बनेगा dw पर यूनिट dA। वहां पे भी हर बार क्या करना है, अगर आपको सोप सॉल्यूशन या फिर फिल्म बोला तो एरिया को डबल करना है। एंड इस इक्वेशन का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। वहां पे बस एक कंडीशन होती है कि वहां पे नंबर ऑफ टाइम्स आपको बोला जाएगा कि 1000 ड्रॉपलेट है, 64 ड्रॉपलेट है, 8 ड्रॉपलेट है, उनको कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉपलेट बन रहा है, या फिर एक बहुत बड़ा ड्रॉपलेट था उसको डिवाइड करके, स्प्लिट करके छोटे छोटे ड्रॉपलेट बना रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक बड़े ड्रॉपलेट की वॉल्यूम इज इक्वल्स टू n, जितने नंबर ऑफ ड्रॉपलेट है इनटू छोटे ड्रॉपलेट की वॉल्यूम, इस इक्वेशन को यूज करते हैं। एंड वहां पे हमें रिलेशन मिलता है कैपिटल R इक्वल्स टू n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल r। एंड फर्दर कैलकुलेशन इसी का यूज करके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस टेंशन होने के बाद हम आगे बढ़े थे, जहां पे हमने शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट या फिर शेप ऑफ सोप बबल, जिसको एक्सेस प्रेशर या फिर लैप्लेस लॉ ऐसे बोला गया था, उसको स्टडी किया था कि कोई भी लिक्विड का ड्रॉपलेट होता है या फिर सोप का बबल होता है, उसमें होता क्या है कि ड्रॉपलेट के इनसाइड का या फिर सोप बबल के इनसाइड का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए ये खुद की स्फेरिकल शेप जो है वो मेंटेन रख सकता है। तो इनसाइड प्रेशर को हमने पीआई बोला, आउटसाइड प्रेशर को पीओ बोला, एंड पीआई माइनस पीओ को हमने बोला था एक्सेस प्रेशर। एंड ये एक्सेस प्रेशर अगर लिक्विड ड्रॉपलेट है तो इक्वल टू था 2T/R, लेकिन सोप फिल्म आ गई तो वहां पे दो एरिया कांटेक्ट में होती है, इसलिए हमें डबल करके उसको लिखना पड़ेगा 4T/R। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट किया। फिर हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या था, एकदम सिंपल कंसेप्ट थी, उसके लिए कंडीशन थी, याद करो, व्हेन लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद सॉलिड। अगर लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में है तभी ये जो इक्वेशन है एप्लीकेबल होगा। ठीक है, व्हेन लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद सॉलिड, अगर लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में है तो क्या होगा। फिर हमने देखा था कि द मॉलिक्यूल विच इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड एक्टेड अपॉन बाय 4 फोर्सेस। जो मॉलिक्यूल सॉलिड के कांटेक्ट में था उसके ऊपर 4 फोर्सेस एक्ट होते थे। कौन से नंबर 1 उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा एडिसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल, तीसरा एडिसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड, एंड चौथा कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल इटसेल्फ। फिर बाद में हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल का मास यानी वेट इतना कम होता है कि हमें उसको निग्लेक्ट करना पड़ता है, इसलिए हमने लिखा था कि वेट ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। उसके बाद में जो एयर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी है वो लिक्विड एंड सॉलिड के कंपैरिजन में इतनी कम होती है कि एडिसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर के मॉलिक्यूल वो भी निग्लेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि हर बार व्हेनेवर लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद सॉलिड होगा वहां पे बस दो ही फोर्सेस कंसीडरेबल होंगे, एक कोहेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल, दूसरा एडिसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय सॉलिड मॉलिक्यूल। तो हमें आगे क्या करना है, बस इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। एंड उस रिजल्टेंट को जो टेंजेंट जाएगा, उस टेंजेंट ने सॉलिड के सरफेस के साथ में जो एंगल बनाया था मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। फिनिश। फिर वहां पे हमने स्पेशल केस देखी थी कि अगर बात केरोसिन की करेंगे तो केरोसिन में क्या होता है, रिजल्टेंट जाता है इनसाइड द सॉलिड, तो उसका टेंजेंट जो है वो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री से लेस होता है, मतलब एक्यूट होता है। मर्क्यूरी की केस में वही रिजल्टेंट मर्क्यूरी में आता है, उसका टेंजेंट जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है 90 डिग्री से बड़ा। एंड वाटर की केस में तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डायरेक्ट 0 बनता है। और उसके बाद में हमने देखा था कि कोई भी लिक्विड अगर हमने फ्लोर पे डाल दिया तो उसकी शेप कैसी होगी, उसके लिए कंडीशन देखने के लिए हमने T1 T2 T3 तीन फोर्सेस लिए थे। एंड तीन फोर्सेस को रिजॉल्व करके इक्वेट करके इक्वेशन बना था cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। फिर ये T2 T1 T3 के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम वहां पे मतलब कंक्लूड कर सकते थे कि लिक्विड ड्रॉपलेट कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, और ये सारी बातें खत्म होने के बाद सरफेस टेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके ऊपर एक्चुअल में क्वेश्चन आता है दैट इज कैपिलैरिटी, उसका डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो कैपिलैरिटी मतलब क्या था, कैपिलैरिटी मतलब एक फिनोमिनन था, प्रोसेस था विच इन्वॉल्व्स
जिसमें क्या होता था कि राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड लेवल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। जो कैपिलरी ट्यूब थी उसके इनसाइड लिक्विड की लेवल एक तो राइज होती थी या फिर फॉल होती थी। कब? जब कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड के इनसाइड हम डीप करेंगे तब। तो वैसे क्यों होता था, इसके लिए हमने कंडीशन देखी थी कि अगर लिक्विड की लेवल हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब आउटसाइड प्रेशर इनसाइड प्रेशर दोनों इक्वल है। अगर लिक्विड की लेवल कॉन्केव शेप में आ गई, इसका मतलब ऊपर का प्रेशर नीचे के प्रेशर से ज्यादा है। अगर वो कॉन्वेक्स हो गई, इसका मतलब लिक्विड के अंदर का मतलब नीचे का प्रेशर जो है वो आउटसाइड प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो ये बातें हम वहां पे डिस्कस कर चुके थे। और वहां पे हमने देखा था कैपिलैरिटी की केस में जो सरफेस टेंशन है इट इज गिवन बाय आर एच जी रो अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, एंड इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके रीअरेंज करके जो भी वेरियस एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट थी हम उसको डिराइव कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से सरफेस टेंशन की सारी बातें हमने कंप्लीट की थी। ढेर सारी वर्कशीट्स उसके ऊपर हम सॉल्व कर चुके हैं। मेनी पीपल्स कंप्लीटेड दिस टॉपिक फ्रॉम मॉड्यूल आल्सो। उसके बाद में हमने एक्चुअल डिस्कशन स्टार्ट किया था अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड की प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी मतलब क्या था? एकदम सिंपल कंसेप्ट है। जैसे सॉलिड के केस होता है, जैसे सॉलिड की केस में फ्रिक्शन होता है, उसी तरह से सॉलिड की केस में जो फ्रिक्शन होता है उसी तरह से लिक्विड की केस में क्या होता है? विस्कोसिटी होती है। मतलब फ्रिक्शन का काम क्या होता है? फ्रिक्शन का काम ये होता है कि टू बॉडीज विच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करना। विस्कोसिटी भी क्या करेगी कि जो लिक्विड की लेयर के ऊपर लेयर होगी उन दोनों लेयर के बिटवीन के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी। और मैंने वहां पे करेक्शन दिया था, अपोज टू द फ्लो ऑफ लिक्विड विस्कोसिटी नहीं होता है, अपोज टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, ये विस्कोसिटी होता है। फिर विस्कोसिटी को डिफाइन करने के बाद हमने आगे भी देखा था कि बेसिकली होता क्या है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट की एक कंसेप्ट आती है। फिर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वहां पे क्या होता है? लिक्विड के लेयर की वेलोसिटी चेंज होती है, उसको हमने डीवी बाई डी एक्स बोला था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें न्यूटन विस्कस फोर्स के बारे में हमें आइडिया देता है। और उस फोर्स को हमने बोला था कि एक फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है, जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी एफ बना प्रोपोर्शनल टू ए, एफ बना प्रोपोर्शनल टू डीवी बाई डी एक्स, एफ बना प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डीवी बाई डी एक्स, एफ बना इक्वल्स टू ईटा इंटू डीवी बाई डी एक्स इंटू ए। तो यहाँ पे जो ईटा था वो था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था इन दिस केस। उसको अगेन हमने डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसका यूनिट था न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट था पॉइस, एंड 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू था 10 पॉइस। फिर आगे बढ़े, हमने स्टोक्स लॉ देखा कि अगर किसी भी लिक्विड के कंटेनर में हमने एक स्फेरिकल बॉडी को छोड़ दिया तो वो स्फेरिकल बॉडी नीचे आएगी धीरे धीरे। नीचे आते टाइम जैसे एयर में छोड़ने के बाद सडनली आएगी, वाटर में धीरे धीरे आएगी। उसका रीजन ये होता है कि वाटर का, लिक्विड का जो विस्कस फोर्स है वो उस स्फेरिकल बॉडी के मोशन को भी अपोज करता है। अब उस अपोज के लिए जो फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, स्टोक्स ने बोला था ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? रेडियस से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड से, यानी एफ प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी था। तो एफ बना 6 पाई ईटा आर वी, खत्म, स्टोक्स लॉ बन गया। फिर सेम कंसेप्ट से रिलेटेड हमने टर्मिनल वेलोसिटी देखी थी, जिसके ऊपर हमने कल बहुत लोगों ने टेस्ट किया है, बहुत लोगों को आउट ऑफ द मार्क्स आ गए, मेनी पीपल्स गेटिंग 150 प्लस मार्क्स। जनरली विस्कोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बच्चों को परेशान करते हैं, लेकिन हमने जो टेस्ट दे चुके हैं उनके रिजल्ट देखे वो एक्सट्रीम रिजल्ट थे। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी विस्कोसिटी की कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी है। तो उसमें हमने देखा था लास्ट में कि टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है कि एक बॉडी है, लिक्विड के कंटेनर में हमने छोड़ दी, तो वो बॉडी जब नीचे जाती है तो जैसे हमने उसको ड्रॉप किया था एट द स्टार्ट, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करती है। लेकिन कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या होता है कि उसका डाउनवर्ड एक्ट होने वाला वेट, अपवर्ड एक्ट होने वाला विस्कस फोर्स, अपवर्ड एक्ट होने वाला बायोन्सी का फोर्स यानी अप थ्रस्ट, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एंड इनकी बैलेंसिंग की वजह से क्या होता है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बिकम जीरो। जैसे ये नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो बन गया, उसका मतलब क्या होगा? वहां पे एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड ही नहीं होगा, प्रोड्यूस्ड ही नहीं होगा। एंड एक्सेलरेशन नहीं रहेगा मतलब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अप टू बॉटम मूव करेगी। तो उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हमने बोला था टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था बाय W इज इक्वल्स टू एफ बी प्लस एफ यू, बायोन्सी फोर्स प्लस ये विस्कस फोर्स एफ बी प्लस एफ वी।
और सिंप्लीफाई करके हमें फाइनली फॉर्मूला मिला था v इक्वल्स टू 2/9 r स्क्वायर जी इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ये था एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। एंड ये सब खत्म करने के बाद कल के लेक्चर में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था अबाउट प्रेशर। प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। उसको पढ़ने से पहले हमने डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी देखी थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी थी। फिर प्रेशर को डिस्कस करने के बाद हमने देखा था कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना होता है, एच रो जी। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखा था, दैट वाज पास्कल्स लॉ, प्रेशर ट्रांसमिट्स अनडिमिनिश्ड टू द एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, दैट इज P1 is equals to P2 in a closed container, so F1 by A1 equals to F2 by A2 होगा, जो अप्लाई किया जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में। एंड ये बातें खत्म करने के बाद फिर आ गए थे हम थ्योरेटिकल बात जो आर्किमिडीज ने बोली थी। अब आर्किमिडीज ने क्या आइडिया बोली थी, आर्किमिडीज के आइडिया से हमें मिलता है फोर्स ऑफ बायोन्सी या बायोन्ट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट, जिसमें ये आर्किमिडीज एक्सप्लेन करता है कि हमने किसी भी बॉडी को अगर लिक्विड के कंटेनर में डाल दिया, ड्रॉप किया, तो लिक्विड क्या करता है, उस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। लिक्विड क्या करता है, उस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, एंड वो फोर्स इक्वल टू होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। उस फ्लूइड का जितना वेट उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया था, उतना ही फोर्स वो लिक्विड क्या करता है, बॉडी के ऊपर एक्सर्ट करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिसका फॉर्मूला हमें मिला था सिग्मा इंटू वी इंटू जी, वेयर सिग्मा का मतलब था डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी का मतलब था वॉल्यूम। तो बॉडी की वॉल्यूम एंड डिस्प्लेस लिक्विड की वॉल्यूम तो सेम होती है, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। उससे रिलेटेड हमने ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम देखा कि बॉडी कब फ्लोट करेगी, कब पार्शियली सबमर्ज फ्लोट करेगी, कब फुली सबमर्ज फ्लोट करेगी, कब सिंक टू द बॉटम आएगी। मेटा सेंटर क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा, बॉडी कब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगी, कब बॉडी टॉपल हो जाएगी। ये सारी बातें कल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है हम फ्लूइड फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे, और फ्लूइड फ्लो में हम स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके साथ आगे का पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब क्या है, एकदम सिंपल सिंपल कंसेप्ट आने वाली, देखो आगे कि सपोज कोई भी ऐसा एक पाइप दिया है जिसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ से उसकी वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, यहाँ पे वेलोसिटी जो फ्लो होने वाली है V2 है। एंड इस पाइप में से, ऐसे कोई भी क्लोज कंटेनर में से जब भी फ्लूइड फ्लो होगा, तो वहां पे जो है हम अगर कोई एक्सटर्नली प्रेशर उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, जिस स्पीड से, जिस प्रेशर से उसको फ्लो करना स्टार्ट किया था, वो अगर यहाँ पे कांस्टेंट मेंटेन है, तो इस केस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू वी विल रिमेन सेम। प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी थ्रू ईच सेक्शन ऑफ द पाइप ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो विल रिमेन्स कांस्टेंट। ए इंटू वी, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी का मतलब वेलोसिटी, ये ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड इसका मतलब हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमने पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन हमने अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो कम होगी, डिक्रीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल घर पे मतलब नल पे पानी आ गया, हमारे हाथ में ट्यूब होती है, हमें अगर गाड़ी को वॉश करना है तो हम क्या करते हैं, जो ट्यूब है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मालूम नहीं है, फिजिक्स मालूम नहीं है, लेकिन ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन करके हम उसको इंप्लीमेंट कर चुके हैं। एंड वही फिजिक्स है, हम क्या करते हैं कि अगर लिक्विड को हमें ज्यादा डिस्टेंस तक भेजना है, ज्यादा वेलोसिटी से भेजना है, तो हम क्या करते हैं, बस उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करते हैं, पानी ऑटोमेटिकली दूर तक ट्रैवल करता है। समझ में आ रहा है। एंड वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, दैट इज a into v remains constant, and a into v अगर constant है तो इसका मतलब क्या होगा, for any cross section of the pipe a1 v1 always becomes a2 v2। extremely important equation है, आज क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको समझ में आएगा, ठीक है। a1 into v1 will be equals to a2 into v2, where a1 a2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, v1 v2 क्या है, वेलोसिटीज ऑफ द फ्लूइड एट डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट प्लेसेस पे जो वेलोसिटी उसको हमने, चलो तो पूरा पार्ट हमने यहाँ पे फ्लूइड
मैकेनिक्स का डिस्कस किया था, एकदम सिंपल सेक्शन है, सब प्रिपेयर कर सकते हैं, सब रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था? चलो कमेंट फास्ट, कमेंट भी है क्लियर? ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने क्या है वो देखा, और ये सारी बातें जो है एप्लीकेबल होगी जब पाइप में से पानी फ्लो होगा। मतलब जब भी हम कुछ भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको मालूम होगा वो थिबक वगैरह सिस्टम होती है, उसके बाद में हम पैटर्न से औरंगाबाद जो पाइपलाइन में से पानी लेके आ रहे हैं, या फिर जो हम क्या बोलते हैं उसको, अरेबियन स्टेट से सऊदी अरेबिया, वहां से हम क्या कर रहे हैं, गैस की पाइपलाइन लेके आ रहे हैं, उसी से हमें पेट्रोल डीजल लेके आना है, या फिर वाटर की पाइपलाइंस होती है। तो ये सारे केसेस में फ्लूइड कैसे बिहेव करेगा, ये इस सेक्शन में हम यहाँ पे देखते हैं, जिसकी स्टार्टिंग होती है बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होने के बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन आता है, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम। अभी बर्नौलीज थ्योरम मतलब क्या है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। देखो बर्नौलीज क्या बोलता है अपने थ्योरम में, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं फाइनल एग्जाम में, आज के वर्कशीट्स में भी आने वाले हैं। क्या होता है बर्नौलीज थ्योरम में कि ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो थ्रू द पाइप, the sum of pressure, kinetic energy per unit volume and pressure energy per unit volume remains constant। खत्म। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं प्रैक्टिकल केस में भी, कि कहीं पे भी किसी भी पाइप में से फिर उसकी हाइट चेंज हो रही है पाइप की, मतलब ऐसे यहाँ से पर्टिकुलर हाइट पे अपन पाइप में से पानी लेके जा रहे हैं या फिर कोई भी लिक्विड लेके जा रहे हैं, तो किसी भी सेक्शन में से जब भी ये फ्लूइड फ्लो होगा, तो फ्लूइड के फ्लो होते टाइम क्या कांस्टेंट रहेगा? देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इस फ्लूइड को फ्लो होते टाइम इस पर्टिकुलर फर्स्ट कंडीशन में कंसीडर करो या फिर सेकंड कंडीशन पे कंसीडर करो, हर बार क्या होगा कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास विल रिमेन सेम, कांस्टेंट। तो अगर पर यूनिट मास बोला है तो हम यहाँ पे इनके मास को डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी पर यूनिट मास नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा प्रेशर प्लस ये वॉल्यूम यहाँ डिनोमिनेटर में, मास का मतलब क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बनेगा 1/2 इंटू रो इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम था, मतलब रो इंटू जी इंटू एच विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये होता है इक्वेशन फॉर बर्नौलीज थ्योरम। एकदम सिंपल है, देखो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इक्वेशन जो स्टेटमेंट है उसके एक एक वर्ड को इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देखो, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो बोलो। एकदम सिंपल है, देखो कि पाइप में से जब भी फ्लूइड फ्लो होने वाला है तब क्या क्या होगा, ये लिखा है इक्वेशन के फॉर्म में भी एंड स्टेटमेंट के फॉर्म में भी। वहां पे जो प्रेशर है, देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, देन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। चलो है क्लियर? ओके, स्क्रीनशॉट लिया इसका। यानी कि किसी भी सिचुएशन में अगर हमें बोला गया है कि इनको कंपेयर करो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू रो इंटू V1 का स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू H1 becomes equal to P2 plus 1/2 इंटू रो इंटू V2 का स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू H2।
मतलब किसी भी कंडीशन में हमें कोई भी अननोन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, बस ये दो कंडीशन में जो बर्नौलीज थ्योरम था उनको इक्वेट करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, आपको P1 P2 दिया जाएगा, P1 P2 देने के बाद या फिर P1 इज इक्वल्स टू P2 है ऐसे बोलेंगे, एंड जिस हाइट पे लिक्विड जा रहा है वो हाइट आपको देंगे 20 मीटर। हमने क्या किया है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके प्रेशर इक्वल मेंटेन किया है। हाइट कितनी है, 20 मीटर। सेकंड वाली, पहले वाटर कहाँ पे था, ग्राउंड पे था। जब ग्राउंड पे था तो उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड। तो इस हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब V2 कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। मतलब क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह से रहेगा कि एक पाइप में से लिक्विड फ्लो हो रहा था जिसका प्रेशर हम इक्वल कांस्टेंट मेंटेन रख रहे हैं। अब पाइप जो है ग्राउंड से 20 मीटर हाइट पे चला गया, तो उस हाइट पे लिक्विड की, वाटर की वेलोसिटी कितनी बनेगी अगर वो ग्राउंड पे 20 मीटर पर सेकंड इतनी थी तो। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि फ्लो होने वाला वाटर ही है, इसलिए हर बार जो डेंसिटी है एक तो कांस्टेंट कर लो, नहीं तो वाटर की जो डेंसिटी होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, उसको पुट करो। चलो टेल मी द आंसर, कम ऑन फास्ट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करो और क्या आंसर आता है बोलो। चलो कम ऑन फास्ट। सब लोग कैलकुलेशन। अरे ऑडियो म्यूट था, सारी बातें फिर से हो गई। चलो, तो ये सॉल्व किया हमने, तो इसमें क्या हो गया देखो, सॉल्यूशन बोर्ड पे है, समझ में आया होगा आपको कि बेसिकली हमने प्रेशर डिफरेंस रखा ही नहीं। इसका मतलब उस हाइट पे जाके लिक्विड वाटर रुक जाएगा और आगे नहीं जाएगा।
इसलिए जो आंसर है हमारा वेलोसिटी का वो कितना आ रहा है, V2 का 0 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा तभी लिक्विड या फिर वाटर आगे फ्लो होगा। इसलिए मैंने जो ग्राउंड पे 1 एटमॉस्फेयर था उसको 2 एटमॉस्फेयर कर दिया। अब वेलोसिटी कितनी होगी, चलो कैलकुलेट करो। चलो जस्ट अब ऑडियो क्लियर हो गया। टू 2.5 ओके, चेक करते एक बार। देखो P1 कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 इंटू 10⁵ प्लस ये 1/2 मतलब 0.5 ले लेते हैं इंटू वाटर की डेंसिटी 10⁻3। V1 कितनी थी, ग्राउंड पे वेलोसिटी 20 का स्क्वायर 400 यानी 4 इंटू 10⁻+2 प्लस ये रो जी एच मतलब 10⁴ इंटू ये 0 था, छोड़ दो इसको, इक्वल टू अब P2 कितना है, 2 एटमॉस्फेयर मतलब 2 इंटू 10⁻+5 प्लस 1/2 इंटू 10⁻3 V2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखता हूं प्लस 10⁴ इंटू 20 यानी 2 इंटू 10⁵। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है कि ये 2 इंटू 10⁵ है, ये भी 2 इंटू 10⁵ है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10⁵ यहाँ से, ये 3 + 2 5 यहाँ से, ये 5 यहाँ से, ये 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 10⁵ ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस 0.5 इंटू 4 मतलब 2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से भी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2 + 2 मतलब 4 इंटू 10⁵ प्लस ये क्या बचेगा 1/2 इंटू 10⁻3 V2 का स्क्वायर। अब ये टर्म जो है इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 2 + 1 3 है, 3 - 4। ठीक है, निगेटिव अगर उसको मॉड लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 इंटू 10⁵ इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10⁻3 V2 का स्क्वायर। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁵ इज इक्वल्स टू 10⁻3 मतलब ये बनेगा 2 इंटू 10⁻+2 इक्वल टू V2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर और बढ़ाना पड़ेगा इसलिए नेगेटिव आ रहा था, लेकिन हम उसको थोड़ी देर के लिए मॉड लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो V2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर एट द एंड, यहाँ पे √2 मतलब 1.4 इंटू 10 मतलब 14 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी से वो फ्लूइड क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ठीक है, चलो तो जिनके आंसर्स आ चुके हैं, जिनके आंसर्स नहीं आ रहे बोर्ड पे जो लिखा है देखो उसको, टेक ए स्क्रीनशॉट, बाद में वर्कशीट में तो क्वेश्चन आने वाले हैं, वहां से फिर इसको कंप्लीट करो। तो ये हो गया बर्नौलीज थ्योरम, बस इतना ही इक्वेशन है बर्नौलीज में। अब बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड आगे के पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स या फिर ई फ्लक्स वेलोसिटी, जिसको टॉरिसेलीज इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर एक ही एप्लीकेशन में एप्लीकेबल है। एकदम सिंपल कंसेप्ट देखो कि क्या होगा, कोई भी एक लिक्विड का कंटेनर आपको दिया जा रहा है, इस तरह से लिक्विड का कंटेनर है, ये भरा पड़ा है, और यहाँ पे जो है इस लिक्विड के कंटेनर की बॉटम से जो टोटल हाइट है वो दी है आपको एज ए कैपिटल एच। और हमने क्या किया है, यहाँ पे कहीं पे भी एट ए डिस्टेंस स्मॉल एच, ऊपर से स्मॉल एच इतने डिस्टेंस पे एक ड्रिल बनाया, एक होल बनाया, जिसको ओरिफाइस बोला जाता है। ओरिफाइस म्हणजे काय, डायरेक्टली होल ड्रिल। ठीक है, जिसमें से क्या होने वाला है, अभी पानी नीचे गिरने वाला है, वाटर ऐसे आगे सॉरी नीचे आने वाला है। तो ये वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स क्या बोलती है कि यहां से नीचे गिरने वाला जो वाटर होगा, वाटर या फिर लिक्विड which will fall from orifice
अब ओरिफाइस मतलब होल ड्रिल, इस ओरिफाइस में से जो लिक्विड गिरेगा उसके साथ क्या होगा, हैज सेम वेलोसिटी as that of freely falling body। मतलब कितना सिंपल, कितना नेचर कितना सिंपल है। देखो कि एक बात एक एप्लीकेशन में पढ़ ली, वही रिमेनिंग एप्लीकेशन में एप्लीकेबल होती है कि यहां से जो लिक्विड नीचे गिरने वाला है उसकी नीचे गिरते टाइम की जो वेलोसिटी रहेगी वो सेम रहेगी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के जैसे। जैसे कि मैंने h इतनी हाइट से चौक को छोड़ दिया तो ये नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, √2 इंटू जी इंटू एच। अब ये कहां से आ गया हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो लोग टॉपिक को नहीं थे 1D को उनको मालूम होगा काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है v² इक्वल टू u² प्लस 2gh। फ्रीली फॉलिंग बॉडी को अगर अपन ड्रॉप कर रहे हैं तो u 0 होगा, इसलिए v² बनेगा 2gh एंड एट द एंड अगर दोनों साइड में रूट लेंगे तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की या फिर ये जो ई फ्लक्स वेलोसिटी है, मतलब यहां से लिक्विड जब नीचे गिरेगा तब की वेलोसिटी आ गई उसकी √2 इंटू जी इंटू एच। अब ये वेलोसिटी मिल गई, इसके ऊपर से अगर मुझे टाइम निकालना है, टाइम कितना लगेगा उसको नीचे गिरने के लिए, तो बेसिकली क्या है कि h इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ gt का स्क्वायर। h इक्वल्स टू क्या होता है, एक्चुअल में है ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर, लेकिन u तो 0 है इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या लिखा हाफ ऑफ gt का स्क्वायर। इसका मतलब t कितना बनेगा, t बनेगा √2 इंटू h, मतलब अपन ग्राउंड से हाइट लेते हैं। अब ग्राउंड से हाइट कितनी देखो, टोटल h थी, इसमें से स्मॉल h चली गई, मतलब ये जो हाइट है ये बनेगी h माइनस h, यानी कि इक्वेशन बनेगा 2 इन ब्रैकेट h माइनस h अपॉन g। ये क्या हो गया, टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल ऑन ग्राउंड, मतलब लिक्विड को ग्राउंड के ऊपर गिरने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो टाइम मिल गया, उसका इक्वेशन आ गया √2 इन ब्रैकेट h माइनस h इंटू जी। मतलब पूरा 1D पढ़ रहे, देखो नाम के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स है लेकिन कंसेप्ट किसकी पढ़ रहे हैं, 1D की पढ़ रहे हैं। ठीक है चलो, है क्लियर सबको, कम ऑन फास्ट। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, नीचे गिरने वाली वेलोसिटी कितनी होगी एंड देन वेलोसिटी के साथ में नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके तो यहाँ पे ये दोनों कंसेप्ट आ गई। अब मुझे नेक्स्ट कंसेप्ट फाइंड करनी है। ठीक है, ये इक्वेशन छोड़ के बाकी पार्ट में रब कर देता हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट मुझे चाहिए रेंज। अब रेंज मतलब क्या कि लिक्विड के कंटेनर से कितने डिस्टेंस पे वेलोसिटी, सॉरी ये लिक्विड गिरने वाला है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब आर। और ये रेंज हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग v इंटू टी, प्रोजेक्टाइल मोशन याद करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम करके हम रेंज कैलकुलेट करते थे, वही यहाँ पे करना है। तो r बनेगा v इंटू टी। अब वेलोसिटी कितनी है, √2gh, t कितना है √2 h माइनस h अपॉन g। अब इन दोनों को अगर मैं एक ब्रैकेट में ले लूंगा क्योंकि उनका मल्टीप्लीकेशन है, हम दोनों के स्क्वायर रूट को एक बड़ा स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ये 2gh इंटू 2 इन ब्रैकेट h माइनस h अपॉन g। तो जी जी कैंसिल होगा, 2 ये रूट के बाहर आएगा और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, स्क्वायर रूट में बचेगा स्मॉल h इन ब्रैकेट h माइनस h। ये बनी रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, कितनी डिस्टेंस पे जाके लिक्विड गिरने वाला है। ठीक है चलो सीट स्टेप बाय स्टेप देखो, है क्लियर। सिंपल मैंने क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन किया है, बहुत डिफिकल्ट होता है मल्टीप्लीकेशन, देखो समझ में आ सकता है क्या, है क्लियर, क्लियर है ओके, मनमत को क्लियर है। चलो तो यहाँ पे मुझे रेंज मिल गई और रेंज से रिलेटेड एक बात इंपॉर्टेंट उसको याद रखो, स्टार मार्क करते हैं। रेंज विल बी मैक्सिमम इफ स्मॉल h जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू h/2 होगा। तो रेंज कब मैक्सिमम रहेगी, जब हम ये ओरिफाइस, ये जो ड्रिल है वो एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर पे बनाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, लिक्विड ज्यादा दूर पे जाके गिरेगा, मतलब उसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये रेंज जो मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे अगर मैं स्मॉल h को h/2 से रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा, ये सिंप्लीफाई करके आप r मैक्स कितनी होती है ये कैलकुलेट करेंगे। चलो कमॉन फास्ट, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं।
सिर्फ क्या करना है, रेंज के फॉर्मूले में ये स्मॉल एच को h/2 लिखना है और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। बोलो कितनी आती है मैक्सिमम रेंज। चलो करो करो, सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है। मैक्सिमम रेंज विल बी कितनी होगी मैक्सिमम रेंज? चलो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यच देखो रेंज का फॉर्मूला क्या है, r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन ब्रैकेट, सॉरी 2 बाहर था, ये 2 ब्रैकेट ऑफ स्मॉल एच कौन है अब h/2, ब्रैकेट में कौन है h माइनस h। ठीक है, तो कैपिटल R विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो h बनेगा h²/2 माइनस क्या बनेगा h इंटू h अपॉन 2, दोनों में से 1/2 अगर कॉमन लेंगे या फिर इसी फॉर्मेट में उसको याद करो, क्योंकि आगे का सिंप्लीफिकेशन कुछ खास शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं देगा। ठीक है, r इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 कॉमन लिया, ब्रैकेट के बाहर आने के बाद वो 1/√2 हो जाएगा, यानी बनेगा 2/√2। 2/√2 का मतलब होता है √2, तो ये √2 इंटू यहाँ पे एच कॉमन लिया फिर से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा h इन ब्रैकेट h माइनस स्मॉल h। ठीक है, तो वही सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे, एक मिनट एक स्टेप में मैंने मिस्टेक कर दी कि रेंज का फॉर्मूला जो था r इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट ऑफ स्मॉल h इन ब्रैकेट h माइनस h ऐसे था, तो ये h की स्मॉल h की जगह पे भी h/2 पुट करना है। ठीक है, तो r इक्वल्स टू क्या बनेगा 2 इंटू ये बनेगा h/2 ब्रैकेट ऑफ h माइनस h/2। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफिकेशन क्या आता है, r इक्वल्स टू ये 2 एज इट इज रहेंगे, स्क्वायर रूट में ये h/2, h माइनस h/2 मतलब h/2, तो h/2 इंटू h/2 मतलब h/2 का बना स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, यानी जो रेंज है दैट विल बी मैक्सिमम एंड दैट विल बी इक्वल्स टू h, यानी संस्कृति का आंसर करेक्ट था। वेरी गुड। ठीक है, चलो बोर्ड पे देख लो मैक्सिमम रेंज कितनी है। यस, संस्कृति का h, देवी का h, करेक्ट बेटा आंसर्स। बाकी लोगों को हो गया क्लियर? तो ये मैक्सिमम रेंज कितनी रहेगी h, कब होगी जब ओरिफाइस h/2 इतने डिस्टेंस पे हम बनाएंगे तब। चलो अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक। जो टैंक है उसको पूरा खाली करना है। ठीक है, टैंक को पूरा खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो होता है कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए ब्रैकेट ऑफ 2h/g। अब कैपिटल ए मतलब एरिया ऑफ टैंक, देन स्मॉल ए का मतलब एरिया ऑफ ओरिफाइस, जो होल हमने बनाया था उसका एरिया, एच मतलब हाइट ऑफ द टैंक, एंड स्मॉल जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, पूरी टैंक को अगर हमें खाली करना है तो उस केस में कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करने के लिए ये एक्सप्रेशन है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए ब्रैकेट ऑफ 2h/g, रूट ऑफ 2h/g। अब सेम बर्नौलीज का एप्लीकेशन करके हम एक क्या करते हैं, डिवाइस बनाते हैं जिसको बोला जाता है वेंचुरी मीटर। अब ये वेंचुरी मीटर क्या होता है, इट्स ए डिवाइस, एक डिवाइस है यूज्ड टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, मतलब पाइप में से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको बोला जाता है वेंचुरी मीटर। तो ये वेंचुरी मीटर में क्या होता है, इस तरह की एक अरेंजमेंट होती है, यहाँ पे ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे इनिशियल
यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे जो एरिया होगा वो A1, यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो A2। एंड इस तरह का जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड की लेवल कितनी है वो देखने के लिए हम यहाँ पे ओपनिंग रखते हैं, जहां से लिक्विड ऐसे ऊपर आएगा, एंड यहाँ पे भी हम एक अरेंजमेंट रखते हैं। तो लिक्विड की लेवल कितनी है हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो उस केस में अगर यहाँ पे मुझे वेलोसिटी चाहिए V2, तो ये V2 के लिए फॉर्मूला होता है रूट ऑफ A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2GH। ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करते हैं, वेलोसिटी जो है फ्लूइड फ्लो की वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2GH। अब यहाँ पे H मतलब क्या होगा, H मतलब होगा ये दोनों के लेवल में, लिक्विड के लेवल में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द H। अब A1 A2 क्या है वो तो डायग्राम में शो ही किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, लेकिन थ्योरेटिकल फॉर्मूला एज इट इज ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बन गया वेंचुरी मीटर, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, so this is all about Bernoulli's, Torricelli's and Venturi's and all about fluid mechanics। तो फ्लूइड में जितने भी कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, आके गए हैं, वो सारे पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट